यूट्यूबर नाम का व्यवसाय हमारे बचपन में तो नहीं था। आजकल यूट्यूबर हैं। मैं तो बहुत यूट्यूबर से परिचित हूं, बड़े अच्छे तरीके से दोस्त है मेरे। कितना वो मतलब उनके सामने आईएएस लोग बेचारे परेशान है कि हम क्यों आईएएस बने, यही बन जाते। मतलब एक एक महीने के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। साथ ही प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। ऐसी दुनिया कहाँ किसने देखी थी। कोई ट्विटर पे है, कोई इंस्टा पे प्रसिद्ध है, और अपनी भाषा की वजह से है। अच्छा, इंडस्ट्री में अंग्रेजी का बोलबाला ज्यादा है। मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म में थोड़ा सा काम किया। उस फिल्म का नाम 12th फेल है, अभी आने वाली अगले महीने 27 अक्टूबर को आएगी वो फिल्म। उसमें मेरी भूमिका स्क्रिप्ट राइटिंग में ठीक ठाक थी और बाद में एक्टिंग भी मुझे करनी पड़ी। मेरा अपना ही रोल है, अपना ही कैरेक्टर है, छोटा सा है। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म का हीरो हूं, छोटा सा रोल है। कहीं आप जाएं और आपको बड़ी निराशा हो, थोड़ा सा है। तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था। फिल्म हिंदी की है। विधु विनोद चोपड़ा उस फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट हमने लिखी है लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फिर तय हुआ कि हम फिर से स्क्रिप्टिंग करेंगे उस फिल्म की। तो करीब 70 सीनें, जिनमें से अनुमान से 20-25 मैंने खुद लिखी हैं। वो बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता था कि 2-4 दिन का काम होगा, लेकिन वो 6 से 8 घंटे में एक सीन हो पाता था। तो 2-2 दिन में जाके एक सीन पूरा होता था। बड़ा मुश्किल काम था। फिर खारिज भी होता था, उसमें फिर अमेंडमेंट्स होते थे। 100 बार तो फाइनल ही हुआ। फाइनल नंबर 2, फाइनल नंबर 3, ऐसे करते करते फाइनल होता था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई ओरिजिनल, हिंदी भाषा में, पर रोमन लिपि में थी। यानी फिल्म में जैसे मान लीजिए सीन है कि मनोज के हाथ में 2 नाली बंदूक है, तो क्या लिखें? MANOJKEHATHMEDONALI अच्छा, मुझे हिंदी रोमन लिपि में पढ़ने में बड़ी बाधा होती है, दुविधा होती है। एक तो बात यहां से वहां हो जाती है। जैसे कोई ध और ढ का अंतर बता ही नहीं सकता अगर मैं रोमन में लिखूं। कोई ऐसा शब्द हो जिसमें ध और ढ में कंफ्यूजन हो जाए। अब मैं कुछ भी करके नहीं समझ सकता कि DH ध है कि ढ है, क्योंकि वो लिपि मेरी भाषा के हिसाब से बनी ही नहीं है। ड़ अंग्रेजी में मैं कितनी भी कोशिश करूं लिख ही नहीं सकता हूं, ण लिख ही नहीं सकता हूं। मैं हरियाणा में जा रहा हूं और मैं हरियाणा में बोल रहा हूं कि बालक इधर आ, बालक नहीं बोलते हैं, ड़ बोलते हैं। जो ड़ भी नहीं है, ल भी नहीं है, दोनों के बीच के साउंड है। अब मैं रोमन में कितनी भी कोशिश करके लिख ही नहीं सकता वो चीज। और एक्टर को बोलना क्या है? बालक। सड़क नहीं लिख सकता हूं, SARAK या SADAK। कैसे लिखूं? या तो उस लिपि को उसके फोनेटिक्स के हिसाब से चेंज करूं, जो फिलोसफी में हम करते भी है, नहीं तो कैसे काम चले। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, मैं देखिए मुझे बड़ी असुविधा होती है इसमें, मैं देवनागरी में लिखूंगा और आप कहेंगे तो मैं उसको रोमन में कर दूंगा बाद में, पर पहली बार मैं आत्मा में उतरने दो, मुझे देवनागरी में लिखने दो। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने देवनागरी में एक सीन लिखा, लिख के भेजा। नियम था कि मैं रोज रात को 3 बजे ईमेल करता था। मेरा शेड्यूल था 3 बजे सोने का, उनका था 5 बजे उठने का। तो 5 बजे उठ के पढ़ते थे और 6 बजे तक कमेंट्स आ जाते थे। फिर मैं उठने के बाद उसको ठीक करता था। तो जब पहली बार मैंने भेजा उनको हिंदी में सीन लिख के, तो नेक्स्ट डे वीडियो कॉल हमारी चल रही थी। अब सोचिए, विधु विनोद चोपड़ा जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है इस इंडस्ट्री के, 5-6 लोग टीम में हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब उस टीम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं। सबके सामने क्या बोले यार, ईमानदारी की बात है, पढ़ के मजा आ गया। मुझसे काफी बड़े, मुझे छोटे भाई की तरह मानते। बोले विकास, अब तू ऐसे लिख यार, ऐसी मजा आता है। और बाकी टीम को बोले कि तुम्हें इंग्लिश में करना हो कर लेना, बाद में हम हिंदी में करेंगे। उसके बाद वो पूरी फिल्म हिंदी में लिखी गई। बाद में इंग्लिश में हुआ, जब शूटिंग हुई तो उसको इंग्लिश में कुछ एक्टर्स के लिए किया गया, क्योंकि हर एक्टर नहीं समझ पाता। विशेष रूप से मान लीजिए कोई एक्टर दक्षिण भारत से आ जाए, उसको हिंदी में फिल्म शूट करनी है, कैसे करेगा बेचारा? उसको रोमन में लिख के देते हैं। पर कुछ लोग हैं, अमिताभ बच्चन एक जमाने में ऐसा करते थे, आशुतोष राणा इस समय ऐसा करते हैं। मेरे मित्र हैं, कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उनकी स्क्रिप्ट अभी भी हिंदी में लिखी हुई आती है, देवनागरी में लिखी हुई आती है। उनका तेवर है कि भाई देवनागरी में पढ़ूंगा, रोमन में नहीं आत्मा पकड़ में आती है, तो करते हैं उसमें। मेरा जो कहना है वो ये कि मनोरंजन की दुनिया में इतने अवसर हैं और उन अवसरों में हिंदी का मुकाबला किसी भाषा में नहीं हो सकता है। बस थोड़ा सा अपनी ताकत का एहसास करिए
घबराइए मत, डरिए मत। हिंदी समाज की सबसे बड़ी समस्या एक ऐसा डर है जो बिना किसी वजह के है। जो मिरांडा को था, वो योग्य थी, समझदार थी, पर उसको ये एहसास करा दिया गया था कि तुम सही फैसले नहीं कर सकती हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे। यही हिंदी समाज की बात है। और हिंदी समाज से मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, किसी भाषा से नफरत नहीं करनी है, बाहें फैलाकर सबका स्वागत करना है। अंग्रेजी से भी मोहब्बत करनी है, उससे ज्यादा तमिल तेलुगु से करनी है, उससे ज्यादा हिंदी से करनी है। और सब भाषाओं को साथ लेकर, उर्दू को भी साथ लेकर, आत्मविश्वास से भरकर, बिना किसी हीन भावना से युक्त होकर, सोशल मीडिया के इस नए उत्सव को मनाते हुए, व्यापार व्यवसाय की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में हिंदी की ताकत का एहसास करते हुए जब अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा। मैं रामविलास शर्मा, आपने नाम सुना होगा उनका, हिंदी के विद्यार्थी हैं। उन्होंने बड़ी गहरी बात कही थी। उनका एक कंसेप्ट है, आपने पढ़ाई होगा, हिंदी जातीयता को लेकर उन्होंने खूब बात की। उन्होंने कहा कि भारत की अकेली हिंदी भाषा है जिसमें जातीयता की भावना कम है। जो मैंने कहा ना कि स्पेनिश लोगों में, डच लोगों में, उन सब में अपनी भाषा के सम्मान का भाव है, जर्मन लोगों में, फ्रेंच लोगों में है। वो भाव आपको मराठी में दिखेगा, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, ओडिया में, बांग्ला में, सब में दिखता है। अपनी भाषा को लेकर एक गरिमा का भाव, सम्मान का भाव, पता नहीं क्यों वो हिंदी में नहीं दिखता है। थोड़ा लाइए, कॉन्फिडेंस से रहिए। कोई अंग्रेजी में डराए मत डरिए। भारत में कोई आपसे कहे कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, उतना ही तेवर से कहिए तुमको हिंदी नहीं आती है। क्योंकि जिस देश में 57% आबादी हिंदी बोलती हो, अंग्रेजी सेकंड थर्ड लैंग्वेज में अच्छी खासी है, 10% से ऊपर है कुल मिला के। अगर तीनों स्तरों को मिला लें तो हिंदी की एकदम बाद अंग्रेजी आती है, फिर बांग्ला आती है, 10.5% के आसपास है। क्योंकि सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज में अंग्रेजी का बोलबाला बहुत ज्यादा है। फर्स्ट लैंग्वेज में वो केवल 2,70,000 लोगों की भाषा है। तो भी हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आना और अंग्रेजी नहीं आना, अगर ये दोनों शर्मिंदगी की बातें हैं तो ज्यादा शर्मिंदगी की बात कौन सी है? हिंदी ना आना। तो कोई अगर आपसे बोले कि मुझको हिंदी नहीं आता है, तो आप ऐसे बोलना कि मुझको अंग्रेजी नहीं आता है, और थोड़ी बहुत आती है, मेरा काम चल जाता है। अगर मुझे खेती करनी है तो मुझे अंग्रेजी क्यों चाहिए? अगर मुझे छोटा मोटा उद्यम करना है, अंग्रेजी क्यों चाहिए? हाँ, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है तो अंग्रेजी चाहिए। अगर मुझे एकेडमिक्स में, रिसर्च में जाना है, माइक्रोबायोलॉजी में जाना है, तो अंग्रेजी चाहिए। और उसमें भी धीरे धीरे क्यों ऐसा ना हो कि हिंदी में पढ़ने लिखने की संस्कृति बने। एक अंतिम निवेदन आपसे कर रहा हूं। हिंदी समाज को लेकर मेरी गंभीर शिकायत है कि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, अफवाहें फैलाते हैं, अफवाहें सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। थोड़ा पढ़िए, तथ्यों को देखिए, रिपोर्ट्स को पढ़िए, किसी भी मुद्दे पर जो तथ्य हैं उनको समझकर अपनी राय बनाइए, दिमाग की खिड़कियां खोलिए। और मेरा मानना है कि एक समाज के तौर पर यदि हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारा सम्मान खुद ब खुद दुनिया भर में होगा। केवल भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में होगा। धन्यवाद। सर, मैं अंग्रेज़ी मीडियम की छात्रा हूँ, पर मतलब मैंने स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम से की है, तो वहाँ भाषा बहुत सरल होती थी। पर जब मैं दिल्ली में आई, फिर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई मेरे को। मेरे को लगता है मैं इंग्लिश में फिट नहीं बैठ पाती, हिंदी में भी फिट नहीं बैठ पाती। तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन ना मेरे को ढंग से, मतलब इंग्लिश में चीज़ें हिंदी में चीज़ें समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरा मीडियम इंग्लिश है और हिंदी में मुझे ज़्यादा इतनी जो डीप वाली पकड़ होती है वो नहीं है। आपकी भाषा कैसी है इसका फैसला 2-3 तरीके से होता है। पहला ये कि आपका सिंटैक्स, यानी भाषा में जो व्याकरण के नियम हैं, वाक्य बनाना, समझना, जटिल वाक्य बनाना, उन सब में आप सहज हैं या नहीं, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि उसमें जितने नए नए शब्द आते हैं वो आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी में सिंटैक्स में दिक्कत नहीं होगी, टेंसेस समझ में आते होंगे, मुश्किल से मुश्किल वाक्य भी आपको समझ में आता है कि वाक्य कैसे बना हुआ है, लिख भी लेती होंगी आप। मेरे अनुमान से आपकी दिक्कत ज्यादा इसलिए है कि शब्द इतने सारे नए अचानक आ रहे होंगे कि उन सबको समझ पाना मुश्किल होता होगा।
तो मेरा अनुमान ये कि ये समस्या तो एक उर्वर भूमि है, अपनी भाषा को अच्छा करने का एक तरीका है। और पहले के लोग बोलते थे कि रोज 5 नए शब्द सीखो, वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट है। आज का कंसेप्ट ये है कि जो भी शब्द आपके सामने पहली बार है उसे नोट कीजिए, उसे 2-3 तरह से वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए और उस डायरी के शब्दों को रोज कोशिश करके 1-2 शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। तो अंग्रेजी को अच्छा बनाने के लिए 2-3 महीने काफी हैं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, भाषा ही तो है। मतलब मेरी समझ है कि कोई भी भाषा, चाइनीज को लेकर मैं थोड़ा पसोपेश में रहता हूं, सामान्यतः कोई भी भाषा सीखने के लिए 3 से 6 महीने पर्याप्त होते हैं ठीक स्तर तक सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। तो अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ाई अपनी की है, शुरू कर दी है, तो अंग्रेजी में पढ़ें और शब्द बढ़ाएं। और वैसे अगर आपके टीचर क्लास के बाद अलग से उसी बात को थोड़ा हिंदी में भी समझा दें तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को देखता हूँ, वो कहने को इंग्लिश मीडियम के, पर जब हिंदी में समझाओ तो ज़्यादा समझते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी के, बाकी हिंदी में। अगर टीचर ना भी समझाए, मुझे नहीं पता यहाँ का तरीका क्या है, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए कि क्लास में जो समझा इंग्लिश में, चलो हिंदी में डिस्कस करते हैं। तकनीकी शब्द इंग्लिश के रखिए, उसमें भाषा हिंदी रखिए, तो समझ में आएगा ठीक से। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, मेरा नाम समीक्षा मिश्रा है और मैं हिंदी विभाग की द्वितीय वर्षीय छात्रा हूँ। सर, पहले तो आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैंने आपको हंसराज महाविद्यालय में सुना, मुझे वहाँ सुन के भी बहुत अच्छा लगा, पर आज अपने महाविद्यालय में इतने पास से आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और इतनी उम्र में भी आकर आपके जो मुखमंडल पर तेज हमेशा रहता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं 80 साल का हूं या 90 नहीं साल का हूं? सर, मैं आपके यहाँ आने से पहले मैंने आपकी उम्र गूगल पे सर्च की थी, 49 बताया था। सर, एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर, प्रश्न पे आती हूँ। सर, आपने कहा कि हिंदी ताकतवर है लेकिन उसका एहसास दिलाने वाला कोई नहीं है, और हिंदी समझदार है लेकिन उसे बताने वाला कोई नहीं है। आज भी हम देखते हैं, जैसे आपने भाषाओं के शब्दों को लेकर झगड़े पर बात की, भाषाओं जो आज झगड़े होते हैं। सर, आज एक ऐसा ही झगड़ा उठा है, थोड़ा राजनीतिक पक्ष है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपके विचार कि आज भारत है और इंडिया शब्द है, इसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ रहा है, और जो मीडिया है वो इस पर बड़ा मिर्च मसाला लगा के बताती है कि सरकार से पूछती है कि ये जनता जानना चाहती है, बल्कि जनता दोनों नामों में सुखी है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मुद्दों को ना अलग करके समझना पड़ेगा। पहली बात, ये विवाद इस समय क्यों उठा, इसके पीछे राजनीतिक कारण है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी अपनी समझ ये है कि 2 तरह से मुद्दे को देखना है। पहली बात, ये उठा क्यों, और दूसरी बात, सही क्या है गलत क्या है। ये उठा क्यों, इसके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। पर कोई मुद्दा राजनीतिक वजह से उठा इसलिए मुद्दा ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति कई बार गलत काम करती है, कई बार सही काम कर देती है, और जनता के दबाव में अगर सही काम हो ही जाए, राजनीतिक वजह से ही हो, तो भी क्या बुरा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे, उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया
दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग मत सोच के देखिए, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। कहे कि दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहें, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत है। इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता है क्या कहा? हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं, बोले नहीं, मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है, तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए? इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है, लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अवसर मिले तो आप हिंदी को लेकर कौन से नए बदलाव करना चाहेंगे या कौन सी नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, है ना, कोई मुझे क्यों बनाएगा। लेकिन अगर मैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला ही जाऊं कि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, इसमें एक समस्या ये है कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं। तो सबसे पहली बात, मैं राज्यों पर थोपूंगा कुछ भी नहीं, मैं सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद करूंगा। मैं उन सबको प्रेरित करूंगा, समझाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तमिलनाडु में मेडिकल साइंस तमिल में होनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ में होनी चाहिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसी कन्नड़ प्लस इंग्लिश में होनी चाहिए, तकनीकी शब्द अंग्रेजी में रहें। और वो शिक्षा सिर्फ मेडिकल साइंस क्यों, इंजीनियरिंग भी, लॉ में भी, जुडिशरी में भी। मैं ये भी चाहूंगा कि भारत के हर एग्जाम में, केंद्र के हर एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी का समान महत्व होना चाहिए और राज्य स्तरीय हर परीक्षा में उस राज्य की राजभाषाओं का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र PCS में मराठी की भूमिका अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा होनी ही चाहिए।